वेलकम बैक। आई होप कि आप सारे खैर वफियत से होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के लेक्चर को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनवेलिंग रेटरिक, अ गाइड टू स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ स्पीचेस। यानी जो स्पीचेस हैं, जो पॉलिटिकल स्पीच है, उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Stylistic analysis of speeches involves dissecting the linguistic and rhetorical choices made by speakers to convey messages persuasively. यानी जब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हम करते हैं स्पीचेस का, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उन लिंग्विस्टिक चॉइसेस को देखते हैं, उन स्टाइलिस्टिक जो है रिटोरिकल चॉइसेस को देखते हैं, जो स्पीकर लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ परसुएशन इन स्पीचेस है। जब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एक आर्ट है कि किस तरह लोग जो हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, वो लोगों को कायल करते हैं, इसको समझना। हाउ स्टाइलिस्टिक चॉइसेस इन्फ्लुएंस ऑडियंस परसेप्शन, एंगेजमेंट एंड द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द स्पीचेस। जो स्पीचेस होती हैं उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह जो है इंगेज करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं अपने ऑडियंस को, या ऑडियंस उसके मीनिंग को किस तरह परसीव करते हैं। अब पहले क्या करेंगे, तो व्हाट इज द इनिशियल स्टेप टू डू। हमने क्या करना है, बिफोर डूइंग एनीथिंग सिलेक्ट स्पीच। Select a speech that is rich in rhetorical and stylistic elements. यानी क्या मतलब इसका, in some that political there it must be speech of some notable figure. It should have a contemporary issue. It may have some significance from historical point of view or some other. It may cover diverse genres or relevance that relevant to your goal. So इन चीजों को सामने रख के हमने पॉलिटिकल स्पीच का इंतखाब करना है। वी हैव टू सिलेक्ट पॉलिटिकल स्पीच। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक्सचुअलाइजिंग द स्पीच है, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करना। टू अंडरस्टैंड, कंसिडर द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द स्पीच वाज डिलीवर्ड। यानी अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है, कुछ किया जा रहा है, या कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसको देखते हैं। इससे क्या होगा, ये क्यों देखते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कंटेंट के बारे में कि whom the speaker want to influence है थ्रू रिटोरिकल चॉइसेस है। यानी जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उससे काफी हद तक आपको स्पीच के या स्पीकर है उसके, जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन का अंदाजा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, डिटरमिन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्पीच। वो कैसे करेंगे स्पीच को, is the speaker aiming to inform, persuade, inspire or mobilize the audience। जो स्पीकर है उस स्पीच का मकसद क्या था, कॉन्टेक्स्ट से हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि वेदर जो स्पीकर है वो इन्फॉर्म करना चाह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, कोई इवेंट हो गया उसके बारे में, या लोगों को कन्विंस करना चाह रहा है, या कोई इंस्पायर करना चाह रहा है किसी चीज पे, या कोई मोबिलाइज करना चाह रहा है किसी मूवमेंट के लिए, किसी और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए क्या करना चाह रहा है। recognizing the speaker's purpose provides a framework for analysis। जब हम स्पीकर के इंटेंशन को समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, तो उसका फ्रेमवर्क क्या है वो हमें सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू एनालाइज ऑडियंस। अब पहले हमें पता लग गया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट के बाद हमें यह भी थोड़ा सा पता लग गया कि जो स्पीकर की इंटेंशन क्या है। उसके बाद देखेंगे हु द पीपल आर, हु द ऑडियंस इज, यानी किन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है स्पीच में। यूथ को किया जा रहा है, इज इट द जनरल पब्लिक और विमेन और सम पर्टिकुलर जॉनरा और सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, किसको किया जा रहा है। स्पीकर्स ऑफन tailor their language and style to connect with the specific groups, and understanding the audience helps
इंटरप्रेट दीज चॉइसेस। अब जो भी स्पीकर है वो कुछ ना कुछ ऑडियंस को जेन में रख के तकरीर करता है। जब उसका हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा तो इससे हमें उस लैंग्वेज का भी कुछ समझने में आसानी हो जाएगी कि जो राइटर या पॉलिटिकल लीडर है वो यूज कर रहा है करेक्ट करने के लिए, यानी वो अपने बातों से अपनी लैंग्वेज से करेक्ट करता है ऑडियंस से, लोगों से। अगर यूथ को एड्रेस कर रहा है तो वो स्पेसिफिक वर्ड यूज करेगा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूथ से। अगर विमेन को एड्रेस कर रहा है तो ही और शी वुड बी यूजिंग सम पर्टिकुलर लैंग्वेज रिलेटेड टू विमेन। और अगर राइटर जो है, अगर स्पीकर है वो किसानों से बात कर रहा है, उनको एड्रेस कर रहा है, तो ही वुड डेफिनेटली यूज द वर्ड दैट क्रिएट लिंकेज बिटवीन political leader and the audience. Okay. Next, we will consider speech, structure of the speech. Structure of speech का मतलब क्या है? Analyze the structure of speech, identify the introduction, body and conclusion. यानी जो स्पीकर है उसने इंट्रोडक्शन कहाँ से, उसकी क्या स्पीच की थी, उसका कंक्लूजन कहाँ से था। क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो चीज़ें हैं जो हमें ओवरऑल व्यू दे देती हैं किसी भी स्पीकर के जो है उसके स्पीच का, किसी भी स्पीच का रिव्यू देते हैं। जब हमने ऑडियंस को देख लिया, हमें अंदाजा हो गया ऑडियंस कौन सी थी, जब हमने उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को अंदाजा हो गया, हमें उसकी थोड़ी सी इंटेंशन का अंदाजा हो गया, तो उसके बाद हम स्पीच का जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखेंगे उससे भी हमें स्ट्रक्चर का अंदाजा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, consider how the speaker organizes their ideas and builds a coherent arguments। यानी इससे कि कौन सी आर्गुमेंट थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, जो उसका मेन आइडिया था, उसको किस तरह उसने बिल्ड किया है, किस तरह उनको आर्गुमेंट उसके साथ जो है ना ज्वाइन की हैं अपने बात को कन्वे करने के लिए या लोगों को कन्विंस करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज रिटोरिकल डिवाइसेस। जो रिटरिक उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है उसको हम देखेंगे। अब रिटरिक में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग मेटाफर्स, सिमिलीज और एनालॉजीज। अब जो मेटाफर्स है वो उसने क्या इस्तेमाल की हैं, एनालॉजीज इस्तेमाल की हैं उसने कंपैरिजन करने के लिए, या सिमिलीज इस्तेमाल की हैं उसको देखेंगे। एनालाइजिंग रिपीटिशन, पैरेललिज्म एंड अल्टरेशन, यानी उसने चीजों को रिपीट किया है इंसिस्ट करने के लिए, उनको कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है, या क्या किया है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होती है, जो है एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, कन्विंस करने के लिए जो मुख्तलिफ जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं उनकी इनिशियल साउंड सिमिलर होती है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एनालाइज हाउ दीज डिवाइसेस एनहांस द परसुएसिव इंपैक्ट ऑफ द स्पीच। और फिर ये देखेंगे ये जो मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, एनालॉजीज हैं, रेपिटेशन है, पैरेललिज्म है या एलिट्रेशन है, या और जो डिवाइसेस हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है परसुएसिव जो स्ट्रेटजीज के ऊपर है, यानी लोगों को कायल करने में उनका किस हद तक किरदार है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अपील टू इमोशंस, ईथोस एंड पैथोस। आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस वेयर द स्पीकर अपील्स टू द इमोशंस, लॉजिक और क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस। यानी उसने कोई इमोशनल वर्ड इस्तेमाल किए, पैथोस इस्तेमाल किए हुए हैं, ये लॉजिकल आर्गुमेंट को अपने या अपनी आर्गुमेंट को लॉजिकली बिल्ड किया उसको देखेंगे, यानी लॉजिक इस्तेमाल किए हैं, और क्रेडिबिलिटी या अपनी बातों से क्रेडिबिलिटी शो करना चाह रहा है, क्या कर रहा है, इन चीजों को देखेंगे। कंसिडर हाउ दीज अपील्स आर स्ट्रेटेजिकली यूज्ड फॉर द परसुएशन, यानी लोगों को कायल करने में इन जो इंस्टेंसेस हैं, एथोस हैं, पैथोस हैं, ये इमोशन अपील्स हैं, इनका क्या किरदार हो सकता है, ये किस तरह उसमें इफेक्ट हो रही है। एनालाइज ह्यूमर एंड विट। बाज़ औक़ात जो स्पीकर्स हैं वो अपनी ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए अपने जो थीम को या अपने एड्रेस को मोर ज़्यादा मौसर अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए उसमें विट इस्तेमाल करते हैं, उसमें ह्यूमरस उसका एलिमेंट शामिल होता है। एनालाइज इफ स्पीच इनकॉर्पोरेट्स ह्यूमर, विट और आयरनी, ये है कि नहीं है। अगर है तो देखें हाउ दीज elements contribute to the overall rhetorical strategy and tone of the speech। तो स्पीच की जो टोन है या जो उसकी रिटोरिकल स्ट्रेटजी है या उसका जो मीनिंग कन्वे करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसको उस पर किस हद तक ये असरअंदाज होती हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिक्शन है। यानी जब हमने डिवाइसेस देख ली, हमने उसके जो स्ट्रक्चर को देख लिया, तो फिर हम क्या देखेंगे, उसकी डिक्शन को देखेंगे, चॉइस ऑफ वर्ड्स को देखेंगे।
स्क्रूटिनाइज द स्पीकर्स चॉइसेस एंड वोकेबुलरी। जो स्पीकर ने वर्ड की चॉइसेस इस्तेमाल की हुई हैं, जो वोकेबुलरी किस तरह की दी हुई है उसको देखेंगे। Look for loaded language, euphemism, or persuasive terms that evoke a specific emotional response। यानी हम लोडेड लैंग्वेज देखेंगे। लोडेड लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें आमतौर पर कन्विंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए लोगों को, या उनके इमोशन को मैनिपुलेट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अच्छी एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो हैं कि नहीं हुए। यूफिमिज्म क्या होता है? यूफिमिज्म से मुराद होता है कि इनडायरेक्ट जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं कुछ चीज को कन्वे करने के लिए या माइल्ड करने के लिए, किसी वर्ड की या किसी इमोशन की या किसी चीज की शिद्दत को कम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और परसुएसिव टर्म्स, लोगों को परसुएड करने के लिए जो स्पेसिफिक टर्म्स की जा रही हैं, या उनके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए या इमोशन को चैनलाइज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ strategies has been used, उसको देखेंगे, या what kind of words or diction has been used। Consider the connotations of the words and their impact on the audience। जो audience है उसका क्या असरअंदाज हो रहा है, उनको उसने जो स्पीकर है उसकी डिक्शन का, उसके वर्ड्स का, वर्ड की चॉइसेस का लोगों पे, ऑडियंस पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ा है, ये उसको किस तरह परसीव किया उन्होंने। नेक्स्ट में क्या आता है? सिंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। यानी सिंटेंस किस तरह बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्टिकल फॉर्म क्या है, उसको हम गौर करेंगे। एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंसेस वर्सेस शॉर्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस वर्सेस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। फिक्रे में उसमें देखें, आगे उसको एग्जामिन करें कि जो पॉलिटिकल स्पीकर है उसने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की फिक्रों की या लंबे फिक्रे हैं, कम्प्लेक्स इस्तेमाल किए हुए हैं, या उसमें एक्टिवाइजेशन है या पैसिवाइजेशन है। और उसमें क्या देखेंगे, जब देखने के बाद इवेल्युएट द यूज ऑफ रिटोरिकल स्ट्रक्चर है, यानी उसकी रिटोरिक कौन सा इस्तेमाल किया है, सच एज पीरियोडिक और क्यूमुलेटिव सेंटेंसेस। पीरियोडिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पीरियोडिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें जो मेन क्लॉज है उसको एंड पे रखा जाता है स्टार्ट करने की बजाय। मसलन एक पॉलिटिकल लीडर कहता है इफ वी आर सिलेक्टेड वी विल डू दिस 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 दिस, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर वो ये कहता है वी विल मेक हॉस्पिटल्स, वी विल कंस्ट्रक्ट रोड्स, वी विल डू दिस इफ वी आर सिलेक्टेड, और इफ यू गिव अस वोट, तो ये क्या है? इस तरह के सेंटेंस को पीरियोडिक कहते हैं, जिसमें मेन क्लॉज है उसको एंड पे रखा जाता है ताकि ज्यादा उसको परसुएसिव बनाया जा सके। और क्यूमुलेटिव सेंटेंसेस है जिसमें मेन क्लॉज के बाद जो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज के बाद जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं और कनेक्टेड हो जाती हैं, उसको इस्तेमाल किया है। तो क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है? नेक्स्ट है नॉन वर्बल एलिमेंट्स। जितनी इंपॉर्टेंस वर्बल जो है चॉइसेस की होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस नॉन वर्बल चॉइसेस की होती है। अगर स्पीचेस में नॉन वर्बल एलिमेंट्स अवेलेबल हो जाए तो इट हेल्प्स, इट स्ट्रेंथन्स और इट सपोर्ट प्रोवाइड्स, इट स्ट्रेंथन और इट हेल्प टू फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्टाइलिस्टिक। कंसिडर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस इफ अवेलेबल। यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी थी, उसने किस तरह हैंड्स की मूवमेंट थी, इमोशन कैसे थे, किस तरह लोगों को उसने जो इमोशनलाइज किया है। डिस्कस हाउ नॉन वर्बल एलिमेंट्स complement the verbal style and contribute to the overall impact। जो बात कर रहे हैं उसके साथ जो इमोशंस हैं, पैशंस हैं, वो किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। जो आवाज का उतार चढ़ाव है वो उनकी जो डिक्शन है उसको किस तरह स्ट्रेंथन कर रहा है, बैकअप कर रहा है, उसको देखोगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्पीचेस एंड परसुएशन। जो पॉलिटिकल स्पीचेस हैं उनको एनेबल देखना। बेसिकली पॉलिटिकल स्पीच क्या होती है? आमतौर पर जब पॉलिटिकल स्पीच से मुराद ली जाती है तो उसमें होता है यूज ऑफ पावर, होता है वर्ड्स को जो पावर के बारे में होते हैं उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इट्स अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो उसमें जो पावर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको हम देखते हैं। स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर एनालाइजिंग स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स
इन पॉलिटिक्स में जो स्पेशल स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल स्पीचेस में, उसको हम देखते हैं, जिसमें उसको इमोशंस पैसे शामिल किए जाते हैं। डिस्कस हाउ पॉलिटिशियन यूज रिटरेक टू परसुएड एंड मोबिलाइज देयर ऑडियंस। इसका बेसिकली लिंक जो पीछे हमने बात की है उन्हीं से ही है, कि जो उसने पॉलिटिक पावर के रिलेटेड बातें होती हैं, किस तरह हमें वोट दे दें, हम ये कर देंगे, तो उसको हम देख एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव एनालिसिस है। एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसके मुख्तलिफ स्पीचेस को कंपेयर करें, एनालाइज करें। एनकरेज कंपेयरिंग स्पीचेस बाय द सेम स्पीकर और डिफरेंट स्पीकर्स ऑन सिमिलर टॉपिक्स। अगर एक स्पीकर है तो उसने मुख्तलिफ टाइम्स में अगर स्पीच की है तो उसको कंपेयर कर लें, या एक ही इवेंट पे मुख्तलिफ लोगों ने स्पीकर्स ने बात की है तो उसको एनालाइज कर लें। इससे क्या होगा? डिस्कस वेरिएशंस इन द स्टाइलिस्टिक चॉइसेस एंड देयर इम्पैक्ट। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा मुख्तलिफ वेरियस चॉइसेस का यूज का, कि ए स्पीकर ने किस तरह की चॉइसेस की हैं, बी ने किस तरह की हैं, सी ने किस तरह की हैं, और हाउ दे हैव लिंक्ड दीज चॉइसेस विद द कॉन्टेक्स्ट, उनको लिंक कैसे किया है, और उनको ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया है डिक्शन को। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जब हम पॉलिटिकल स्पीच को एनालाइज करते हैं तो उसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके जो रिटोरिकल डिवाइसेस है उसको देखते हैं, जो इमोशनल्स हैं, वर्ड्स हैं, इमोशनल वर्ड्स हैं, जो एथोस हैं, पैथोस हैं, उनको देखते हैं, ह्यूमरस है, विट है, उसको अगर अवेलेबल है उसको देखते हैं, डिक्शन किस तरह की यूज की हुई है उन चॉइसेस को देखते हैं, जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, और उसके बाद जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स है उनको देखते हैं, ताकि हमें ओवरऑल इम्पैक्ट नजर आ जाए या ओवरऑल उस एनालाइज करने में आसानी हो जाए, उसको मीनिंग को अनवील कर लें। हाउ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एनहांसेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीचेस एज अ पावरफुल कम्युनिकेटिव टूल्स। यानी जो स्ट्रक्चर है, रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, जो इमोशनल वर्ड्स का इस्तेमाल है, जो विट का इस्तेमाल है, जो डिक्शन का इस्तेमाल किया गया है, या जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, या नॉन वर्बल एलिमेंट है, इनसे हमें जो स्पीच के अंदर जो पावरफुल कम्युनिकेटिव टूल्स हैं उनको समझने में आसानी होती है। बल्कि ये सारे जो है वो पावरफुल टूल ही हैं जो हमें स्पीकर की इंटेंशन को, उसकी जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको समझने में मदद करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ रह गई होगी तो काइंडली कमेंट में लिखिएगा। तो और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखा हो, अगर वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ समझ आई हो, तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।